हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्लास 9th में हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने वहाँ पर बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल की, है ना। तो वहाँ पे कुछ बातें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड की थी। लेकिन आज हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर हम पहुँचे। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तो हम पढ़ते हैं कि बिल्कुल ऋषि महर्षि जो भी थे हमारे, उन्होंने हमें बताया था कि एटम क्या होता है, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। फिर इस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने या डिफरेंट लोगों ने अपने व्यू पॉइंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स दिए। अगर उनमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें, दैट वाज गिवन बाय डाल्टन्स, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। क्लास 9th में भी हम पढ़ते हैं और चैप्टर 1 में भी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन पढ़ते हैं, दैट एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स हमें क्या कहती है। देखा जाए तो बच्चे, जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी, दैट वाज पुट फॉरवर्डेड बाय डाल्टन इन 1801, ठीक है। एंड इट स्टेट दैट किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, दैट इज एटम, एंड दैट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इट इज अनकटेबल। मीन्स डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि दुनिया की सभी चीज़ें, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर अनकटेबल एंड विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन हमें मालूम है आज के टाइम में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी वर्क नहीं करती है। लेकिन बावजूद उसके, जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी थी, उस टाइम पर डाल्टन की थ्योरी को सही माना गया था और बहुत टाइम तक इसी थ्योरी को हम फॉलो करते हुए चले थे। तो कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के, कि डाल्टन ने क्या कहा कि सारे के सारे जो मैटर है, दैट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच इज अनकटेबल, विच इज इंडिस्ट्रक्टिबल, जो कि अब गलत हो गई है। हमने कहा कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, उससे भी स्मॉलेस्ट कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। फिर में अगर हम बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वैसे तो फेल है लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था, किससे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम किन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आज के टाइम में हमें मालूम है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स विच आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, विच आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मीन्स एटम के अंदर प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स हैं, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इनकी डिस्कवरी करी और कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो ये क्या है, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। वैसे देखा जाए आज के टाइम पे 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन है। कितने, 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड आउट ऑफ दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल। तो इस चैप्टर में बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम इनकी डिस्कवरी, इनकी स्टडी कैसे हुई, इनके ऊपर क्या चार्ज है, इनका क्या मास है, इन सब की बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ इस चैप्टर में उसके बाद हम जो डिफरेंट मॉडल्स पुट फॉरवर्डेड किए गए थे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चाहे वो थॉमसन है, चाहे वो रदरफोर्ड है, चाहे वो बोहर का जो मॉडल है उसकी बात करेंगे, एंड मैनी मोर। काफ़ी कुछ इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही देखिए, डाल्टन की थ्योरी बेशक फेल हो गई हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट डाल्टन ने हमें एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जानकारी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मीन्स जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डाल्टन ने अपनी थ्योरी पुट फॉरवर्डेड की, काफ़ी सारे लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एलोब्रेट करने के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, काफ़ी साइंटिस्ट ने। मीन्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जैसे ही एटम के बारे में पता चला, मीन्स एटम है क्या, कैसे एग्जिस्ट करता है, कहाँ रहता है,
ठीक है ना। रिलेटेड टू दैट फिर क्यूरियोसिटी अराइज होने लगी कि जो कोई भी एलिमेंट है उसके एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर स्टेबल नहीं होते, टू एटम्स आपस में कंबाइन करके एलिमेंट की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज हुए और उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपनी थ्योरीज, अपने अपने कंसेप्ट पुट फॉरवर्ड किए। उनमें से कुछ हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो बच्चे आज हम बात करेंगे किसकी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। यहाँ पर मैंने एक सेटअप दिखाया हुआ है। इस सेटअप में ये जो है एक्चुअली में दिस इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बाद में ये बात पता चली थी कि जो कैथोड रेज होती हैं वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ही होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो डिस्कवरी की गई थी वो किसकी थी, दैट वाज द डिस्कवरी या स्टडी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टडी की गई दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, वैसे तो बच्चे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, फैराडे से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट इससे रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। विलियम क्रुक्स थे जो इससे रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। तो ये जो टेस्ट ट्यूब, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने के बाद काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। उनमें से विलियम क्रुक्स भी थे, जे थॉमसन्स भी थे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, इस एक्सपेरिमेंट की। देखिए इसमें क्या किया गया बच्चे। यहाँ पर जो मैंने एक ट्यूब ली है, दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब, दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब, मीन्स अ ट्यूब विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने 2 मेटल रोड्स ली हुई हैं। Means these are 2 electrodes. One electrode is known as cathode, which is negatively charged, which is attached with the negative terminal of the battery, and another one is a anode, which is positively charged and which is connected with the positive terminal of the battery. यहाँ पर हमने 10,000 वोल्ट का कोई सोर्स लिया हुआ है, यानी कि कोई बैटरी ली हुई है जो कि इतनी हाई वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। ये जो गैस ट्यूब थी बच्चे, इस ग्लास ट्यूब को क्रुक्स ट्यूब भी बोलते थे, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रुक्स ट्यूब एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने इसको, ये जो हमारी एनोड है, इसको बीच में से छेद किए हुए हैं। तो दिस इज एनोड एंड बेसिकली दिस इज परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड का मतलब ऐसी एनोड जिसके अंदर बीच में छेद किए हुए हैं। कैसी, जिसके अंदर बीच में क्या किए हुए हैं, छेद किए हुए हैं। तो उसको हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड परफोरेटेड एनोड। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे ये जो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ये वैक्यूम है, वैक्यूम पंप, जिसका यूज किया जाएगा क्या करने के लिए, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। दिस इज द वैक्यूम पंप विच इज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द गैस। और यहाँ पर हमने क्या ली हुई है, कोई गैस ली हुई है। यहाँ पर क्या ली हुई है, गैस। ये यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगाया हुआ है, वो ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर एक ZNS की स्क्रीन लगी हुई है, और ZNS जो होता है एक फोस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर अगर कोई चीज़ स्ट्राइक करे तो वो कलर प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड फोस्फोरेसेंट मटेरियल। ZNS की एक स्क्रीन लगाई गई। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द कंप्लीट सेटअप। मैं वापस बता रही हूँ, ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम पंप लिया हुआ है, क्या करने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, अंदर कोई गैस है, दिस इज एनोड परफोरेटेड जिसके अंदर छेद है, दिस इज कैथोड, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज 10,000 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पर लगाई हुई है। और ये जो कंटेनर है, यानी कि ये जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका जो प्रेशर है वो कितना है बच्चे, 0.01 mm, 0.01 mm ऑफ Hg हमने लिया हुआ है। तो विलियम क्रुक ने और उसके साथ साथ जे थॉमसन ने, काफ़ी सारे साइंटिस्ट, मैं कह रही हूँ अल्टरनेटिवली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया, और यहाँ पर जो वोल्टेज थी वो भी कम थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कम वोल्टेज पर
जब यहाँ पर देखा गया कि कुछ क्या ऑब्जर्वेशन होती है, तो यहाँ पर देखा गया नथिंग हैपन इन दिस, मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। कब? जब प्रेशर क्या था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और यहाँ पर क्या थी, वोल्टेज कम वोल्टेज थी, तो यहाँ पर कोई भी विजिबल साइन हमें ऑब्टेन नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस टू 0.1 mm। कितना रिड्यूस कर दिया, 0.1 mm रिड्यूस कर दिया गया, और जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर दिया गया। जैसे ही प्रेशर को 0.1 mm और वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया गया, यहाँ पर सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होने लगे, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर कुछ चमकदार चीज हमें दिखाई देना शुरू हो गई। ठीक है, फिर वापस विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस टू 0.01 mm एंड वोल्टेज इज इंक्रीज टू 10,000 वोल्ट। ठीक है, जब इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड की गई, और यहाँ पर क्या लगाया बच्चे, एमीटर, ये देखने के लिए कि एक्चुअली में अगर एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है, अगर एमीटर डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा इसका मतलब जो सर्किट है हमारा वो कंप्लीट नहीं है। देखिए वैसे तो हमारा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बीच में जो गैस है वहाँ उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि एमीटर जब डिफ्लेक्शन शो करेगा कि यहाँ पर शायद सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तभी हमारा एमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो बच्चे अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही इतनी हाई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई की गई तो ये देखा गया कि कुछ पार्टिकल्स थे जो यहाँ से निकल कर आगे की तरफ मूव कर रहे थे लाइक दिस। ठीक है, और ये जो परफोरेटेड प्लेट थी इसमें से पास होकर इस ZNS की स्क्रीन पर टकरा रहे थे। जैसे अगर मैं इमेजिन करूं या आप इसको इमेजिन करें, हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई हुई है, ये जो स्क्रीन है वो ZNS की स्क्रीन है। ठीक है, और मैं ये जो मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं इस पर फेंकूं तो यहाँ पर ग्रीन कलर एकदम से प्रोड्यूस हो, तो इसका मतलब जैसे ही ये पार्टिकल्स यहाँ पर स्ट्राइक होते थे, यहाँ पर हल्की सी ग्रीन कलर की चमक प्रोड्यूस होती थी। जहाँ पर भी ये टकराते थे वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती थी, चमक प्रोड्यूस होती थी, जिसको हम बोलते हैं सिंटिलेशंस। मीन्स अगर यहाँ पर कुछ चमक प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पक्का है। तो J.J. थॉमसन ने क्या कहा कि when we provide a high voltage, what happens from this cathode some particles arises, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, और वो रेडिएशंस यहाँ से होते हुए कैथोड से होते हुए एनोड की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज थी और एनोड क्या थी, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। एनोड क्या करती है, इनको अपनी तरफ खींचती है, और क्योंकि हमने जो एनोड ली थी वो परफोरेटेड ली थी, तो इस परफोरेटेड एनोड में से ये रेडिएशंस निकली और यहाँ पर ZNS की स्क्रीन से टकराई, जिससे हमें पता चला कि एक्चुअली में समथिंग इज हैपनिंग इन दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तो दैट वाज द कंप्लीट सेटअप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वर गिवन बाय J.J. थॉमसन रिलेटेड टू दीज कैथोड रेज। और क्योंकि ये रेडिएशंस कहाँ से निकल रही थी, कैथोड रे से निकल रही थी, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, कैथोड रेज बोल दिया गया। अब अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर अगर E नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन लिख दूँ, लेकिन उस टाइम पे J.J. थॉमसन को ये बात मालूम नहीं थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो तो बाद में पता चला कि एक्चुअली में जो रेडिएशंस यहाँ से एमिट हो रही हैं वो रेडिएशंस क्या है, नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस है, मीन्स दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये रेडिएशन यहाँ से निकली, परफोरेटेड प्लेट से पास हुई, ZNS स्क्रीन पर सिंटिलेशन प्रोड्यूस करी, चमक प्रोड्यूस करी, जिससे ये पता चला कि यहाँ से कुछ चीज़ निकल के इसकी तरफ जा रही है, और उसको क्या बोल दिया गया, दैट इज कॉल्ड कैथोड रेज। उन रेज को कैथोड रेज बोल दिया गया। तो दैट वाज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज मेंशन की गई। तो लेट वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज।
ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं है कि कैथोड रेज, अगर हमसे पूछ ले व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैथोड रेज, तो सोर्स ऑफ कैथोड रेज इज कैथोड एज वेल एज द गैस प्रेजेंट इनसाइड द गैस डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई मेटल की सरफेस ऑब्वियस हमने ली हुई है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोड्स तो यूजुअली मेटल्स की होती हैं, तो ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है इससे जो पार्टिकल निकले, हमने कहा वो इलेक्ट्रॉन है। अब हमें मालूम है, जब नहीं मालूम था, ये क्या हुए, ये जो गैस के पार्टिकल्स थे इन पार्टिकल से स्ट्राइक किए, और जब गैस के पार्टिकल ये जो पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे थे वो गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक हुए, इन्होंने क्या किया, इन गैस के पार्टिकल से भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करना शुरू कर दिया। मीन्स अगर हम बात करें सोर्स ऑफ कैथोड रेज, तो सोर्स ऑफ कैथोड रेज क्या है, दैट इज कैथोड एंड गैस both are source of cathode rays, both are source of cathode rays। यहाँ से निकली क्योंकि एक्चुअली में जो गैस है बच्चे वो भी तो क्या है, कोई एटम से ही मिलकर बनी हुई है ना, किसी एटम के एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम से ही तो मिलकर बनी हुई है, तो मीन्स उनके अंदर भी वही सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो कि आज हमें मालूम है, उस टाइम पे मालूम नहीं था। तो सोर्स ऑफ गैस कैथोड रेज कौन था, कैथोड as well as the gas present into the gas discharge tube at a very low pressure, बहुत लो प्रेशर पर, क्योंकि हाई प्रेशर पर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखी थी, इसलिए बार बार प्रेशर को क्या किया गया था, रिड्यूस किया गया। तो अगर हम बात करें व्हाट वर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ट्रैवल्ड इन आ स्ट्रेट लाइन, कि ये जो रेडिएशंस थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। देखिए ये करने के लिए क्या किया गया कि कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अगर हम अपनी बात करें, अगर मैं किसी लाइट सोर्स के सामने खड़ी हो जाऊं तो मुझे मालूम है कि मेरी शेडो प्रोड्यूस हो गई, मतलब मेरी शेडो बन जाएगी, है ना, अपोजिट साइड में। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर क्या किया गया, देखिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और ये देखा गया यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी गई, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने प्लेस किया था उसकी सिमिलर इमेज यहाँ पर जो स्क्रीन हमने लगाई थी उस स्क्रीन पर हमें बिल्कुल सेम इमेज यहाँ पर ऑब्टेन हो रही थी जो स्क्रीन हमने लगाई थी। अब ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, ऑब्वियस जब मैंने इन रेडिएशन के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा, अगर उसकी इमेज स्क्रीन पर बन रही है, इसका मतलब ये रेडिएशन क्या कर रही है, दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और कैसे पता चला, बाय पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट in their pathway, in their pathway, इनके पाथवे में कोई पार्टिकल प्लेस कर दिया गया। फिर ये देखा गया कि दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये कैसे प्रूव किया गया बच्चे, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट आपके सामने दिखाया था ये एक बहुत ही लाइट, आप ये बोल सकते हो कोई फैन है, कोई पेडल है जिसको यहाँ पर ऐसे एक्सल पर रख दिया गया। मीन्स ऐसे आप बना सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस कर दिया गया, और एक्चुअली में ये क्या कर सकता था, ऐसे रोटेट कर सकता था। 3 डायमेंशनली आप देख सकते हैं कि ये ऐसे था, और रेडिएशन क्या कर रही थी, जब ऐसे पास कर रही थी यहाँ से, ये इसको क्या करती थी, ऐसे रोटेट कर सकती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक लाइट व्हील रख दिया गया, एक बहुत हल्का सा व्हील, जिसको ये देखा गया कि ये रेडिएशन जब इससे पास हो रही थी तो ये व्हील जो था इसने रोटेट करना ऐसे शुरू कर दिया, ये घूमना शुरू हो गया था अपने एक्सल पर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस अगर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, जब वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तभी वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है। तो दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। कैसे प्रूव किया गया, बाय पुटिंग अ व्हील
ऑन द पाथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, इन द पाथवे ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन के पाथवे में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया गया और ये देखा गया कि वो जो ऑब्जेक्ट था, वो जो व्हील था, वो रोटेट करना शुरू कर गया। इसका मतलब ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इनकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एंड देन द थर्ड प्रॉपर्टीज दैट दीज आर नेगेटिवली चार्ज, दीज रेडिएशंस आर, these radiations are negatively charged, ये रेडिएशन नेगेटिवली चार्ज हैं। देखिए वैसे तो ये कहा गया क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव होता है, तो ये जब नेगेटिव चार्ज से निकलकर पॉजिटिव की तरफ मूव करती हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ। लेकिन फिर भी इसको फर्दर प्रूव करने के लिए बच्चे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। यहाँ पर क्या लगा दिया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम मान लेते हैं ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये हम मान लेते हैं ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर क्या लगा दिया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या लगा दिया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखा गया कि ये जो रेडिएशंस थी ये एक्चुअली में दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड या डेविएटिंग टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। मीन्स जब इस क्रूक्स ट्यूब के ऊपर क्या किया गया, मान लिया ये क्रूक ट्यूब है, बिल्कुल ऐसे ही सिलेंड्रिकल, ठीक है। यहाँ पर ZNS की स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर क्या है, कैथोड है, यहाँ पर क्या है, एनोड है, और इसके ऊपर क्या किया गया, ऐसे प्लेट्स लगा दी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें जो चलने वाली रेडिएशन थी बच्चे, ये देखा गया कि वो रेडिएशन एक्चुअली में किसकी तरफ, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट हो गई। कोई भी सब्सटेंस हमें मालूम है अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, दैट डेविएशन टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट इंडिकेट दैट दीज आर नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस, ठीक है ना। सो दीज रेडिएशन आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे पता चला, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड and they deviate toward positively charged plate, या इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएशन करना क्या प्रूव करता है, दैट दीज आर नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस, ठीक है ना। फोर्थ वन, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके देखा गया। और जब इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर कोई मैग्नेट अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि ये उस डायरेक्शन में मूव कर रही थी जो कि इंडिकेट करता है कि एक्चुअली में उनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। देखिए ये हो गया क्या, हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर देखिए ये एक मैग्नेट हमने बनाया हुआ है, इस मैग्नेट को ऐसे अप्लाई किया गया। देखिए यहाँ पर तो मैं दिखा नहीं सकती थी, एक्चुअली में इसको यहाँ पर 3 डायमेंशनली आप, ये हमारी क्या है, क्रूक्स ट्यूब है, और ऐसे इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया, मीन्स नॉर्थ एंड साउथ फील्ड। जैसे ही यहाँ पर मैग्नेट लगाया गया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया गया इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करूँ, ये 3 डायमेंशनली मेरे से होगा नहीं, मैं जस्ट मान रही हूँ कि ये जो है हमारा बच्चे, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है, ऐसे, ठीक है ना। मैग्नेट लगा दिया ऐसे, ठीक है। और मैग्नेट लगाने से ये जो रेडिएशन थी ये उस तरफ डेविएट हुई जो कि ये इंडिकेट करे कि एक्चुअली में दीज रेडिएशंस आर नेगेटिवली चार्ज। सो ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, on applying magnetic field, these radiation या rays deviate in such a way which indicate that these are negatively charged रेडिएशन, कि ये कैसी हैं,
नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन हैं। कैसी रेडिएशन है? नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन है। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हमने दो तरीके से एक्सप्लेन किया। वी आर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिएशन। फिफ्थ वन, दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट। दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट मीन्स अगर यहाँ पर कोई बिल्कुल थिन फॉइल रख दी जाए किसी भी दूसरे सब्सटेंस की, ठीक है ना, किसी भी मेटल की वेरी थिन फॉइल, तो ये देखा गया कि ये रेडिएशन उस थिन फॉइल में से पार हो जा रही थी। मीन्स दे प्रोड्यूस पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है बच्चे किसी चीज़ के अंदर से निकल जाना, है ना। पेनिट्रेट का मतलब क्या था? किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई थिन फॉइल रखी जाए तो ये देखा गया कि थिन फॉइल में से ये रेडिएशन पार हो जाती थी। मीन्स दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट। They have a penetration effect. Sixth, they produce X-rays. They produce X-ray. ये जो radiations थी ये X-rays भी produce करती थी. This is also one of the properties of these cathode rays. And 7, they also have ionization effect. Ionization effect, that is ionization of gases. Ionization of gases is caused by them. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टी कि ये जो रेडिएशन थी ये नेगेटिवली चार्ज थी। ये जो रेडिएशन थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी। ये क्या है? मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है। इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं। एंड हमने कहा कि ये आयोनाइजेशन इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर जो गैस थी उसको आयोनाइज कर देती थी जब ये गैसेज से स्ट्राइक करती थी। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। एंड लेटर ऑन इट वॉज एनालाइज that these negatively charged radiations which are made up of material particles are nothing but these are electrons. ये कुछ और नहीं है बल्कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। तो अगर हम कंक्लूजन निकाल दें लेटर ऑन, अभी नहीं, थोड़ा सा पता चला था बाद में, लेटर ऑन it was analyzed that these negatively charged material particles are इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये और कुछ नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज विच वाज लेटर ऑन एनालाइज्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो यह है डिस्कवरी। ठीक है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से क्या निकाला गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया, मास ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो इसके लिए बच्चे टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? दे वर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू दिस। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्या किया, बात हम करने वाले हैं क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गई हमारी, है ना। अब हम बात करने वाले हैं प्रूव कैसे हुआ कि एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं क्या वो सच्ची में ही इलेक्ट्रॉन है या कुछ और है। इसके लिए जे थॉमसन ने ही एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या निकाला? चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और थॉमसन का ये वाला एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस हुआ और उसके बाद चार्ज बाय मास रेशियो निकालने के बाद R.A. मिलिकन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन किया। ठीक है। तो हम बात करने वाले क्या? चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा किया गया था ये एक्सपेरिमेंट? डन बाय जे थॉमसन। डन बाय जे थॉमसन। देखिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए मैं इसी इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी यहाँ पे। वैसे तो इसकी डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड बता रही हूँ। देखिए ये वही गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वही परफोरेटेड हमने क्या ली हुई है? एनोड ली हुई है। ये वही हमारी कैथोड, ये क्या है?
एनोड, और ये रेडिएशन इससे पास हो रही है, इनको ऐसे ही हमने सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हमारी वोल्टेज है, सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सेम। तो बच्चे ये देखा गया कि ये जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, हमें मालूम है कि ये क्या कर रहे थे, दे आर ट्रैवलिंग स्ट्रेट। ये पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं बिल्कुल इस परफोरेटेड प्लेट में सिर्फ एक ही परफोरेशन छोड़ूं, मीन्स सिर्फ एक ही छेद मैंने इसके अंदर छोड़ा हुआ है, तो ये देखा गया कि ये जो पार्टिकल्स थे यहाँ से निकलते थे और एक पॉइंट यहाँ पर स्ट्राइक करते थे। लेट वी फाइंड दिस पॉइंट एज ए। इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, मीन्स ये रेडिएशन यहाँ से निकलती थी, इस पॉइंट ए पर जाकर सिंटिलेशन प्रोड्यूस करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ZNS की स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। क्या लगी हुई है, ZNS की स्क्रीन। तो यहाँ पर क्या होती थी, ग्रीन कलर की सिंटिलेशन, चमक प्रोड्यूस होती थी, जब इसके ऊपर कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। फिर क्या किया गया बच्चे, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। हमने कहा ये नेगेटिव प्लेट है, चलो पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पर ये क्या है, एक नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये देखा गया कि ये रेडिएशन यहाँ पर इस तरफ मुड़ने लगी। इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, मतलब ये पॉइंट बी पर स्ट्राइक होने लगी, क्योंकि अभी अभी हमने बात करी थी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि इनकी खुद की नेचर नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुए, दे स्टार्ट स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट बी। फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया गया। ये ट्यूब थी, यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे स्टार्ट डेविएटिंग एंड स्ट्राइकिंग एट अ पॉइंट सी, ठीक है। किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही थी, पॉइंट सी पर स्ट्राइक करना इन्होंने शुरू कर दिया। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था ये इधर जा रही थी, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था ये इधर जा रही थी, जब कुछ भी नहीं था तो ए पर स्ट्राइक कर रही थी। अब बच्चे क्या किया गया, जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इस तरीके से बैलेंस किया कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेडिएशन डू नॉट डेविएट टुवर्ड सी और बी पॉइंट, जे जस्ट ट्रेवल स्ट्रेट इन अ लाइन। मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठे लगा दिए, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है, दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये इधर उधर घूम रही थी, अकेले अकेले जब लगे हुए थे, लेकिन दोनों इकट्ठे लगाकर उनको इस तरीके से बैलेंस कर दिया गया कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेडिएशंस या दीज रेज डू नॉट डेविएट ईदर टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दे जस्ट स्ट्राइक एट अ पॉइंट ए। मीन्स उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, दे बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक एंड magnetic field in such a way that instead of electric and magnetic field, these radiations do not deviate toward them and travel in a straight line in presence of these magnetic field and electric field as well। और इसके बेसिस पर उन्होंने रिलेशनशिप दे दिया कि E by M जो है that is equal to E by में HR square, E by M that is equal to E by में HR square, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड, M H जो है मैग्नेटिक फील्ड, और जो R है दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल द कर्व्ड पाथ या डिस्टेंस ट्रैवल बाय द इलेक्ट्रॉन, जितना कर्व्ड पाथ कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। और इसके बेसिस पर इन्होंने जो रेशियो निकाल दी वो कितनी थी, E by M रेशियो जो थी दैट इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम, ठीक है ना बच्चे। तो चार्ज बाय मास रेशियो डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट
was come out to be 1.76 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ग्राम्स में यहाँ पर ले रहे हैं। तो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय जे थॉमसन, ठीक है ना। उसके बाद R.A. मिलिकन, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की डिटेल स्टडी बच्चे मैं फिर कभी आपको किसी और लेक्चर में करवा दूंगी। वैसे तो हमारे पास डिटेल स्टडी नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया किसने, R.A. मिलिकन ने। क्या निकालने के लिए, इससे क्या निकाला उन्होंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया। क्या डिटरमाइन किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमें मालूम है जो R.A. मिलिकन एक्सपेरिमेंट था वो किसके लिए था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए था। बच्चे जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है इसकी डिटेल स्टडी हम किसी और लेक्चर में करेंगे। वैसे तो हमारे पास इसकी डिटेल स्टडी नहीं है कि कैसे किया, लेकिन फिर भी हम बात कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय R.A. मिलिकन बाय यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए हमारे पास क्या है, चार्ज है और चार्ज बाय मास रेशियो है। अगर मैं कह दूं चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज कितना है बच्चे, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और E/m रेशियो कितनी है, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। तो बच्चे जब इसको सोल्व किया गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम आउट टू बी 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये आएगा। तो इस तरीके से क्या निकाला गया, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज बाय मास रेशियो। और लेटर ऑन क्योंकि ये जो मास था ये सबसे आप बोल सकते हो छोटा मास था किसी भी चीज़ का जो मेज़र किया जा सकता है, दैट इज़ वाई इसको क्या कह दिया गया, यूनिट मास बोल दिया गया। और जो चार्ज है ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो मेजरेबल है, इसको क्या बोल दिया गया, दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट चार्ज। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चला। ये पता चला कि दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, विच हैव मास इक्वल टू दिस वन, विच हैव चार्ज इक्वल टू दिस वन, दीज आर नथिंग बट दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एटम हमें मालूम है स्ट्रक्चरली एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अगर यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, मीन्स अगर सिर्फ एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती तो एटम एज अ होल नेगेटिवली चार्ज होता, लेकिन हमें तो मालूम है एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ही नहीं होती, कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी होती हैं जो कि बाद में ई गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवर की गई, जिनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इसी के बारे में बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस